नमस्कार, आपके अपने चैनल एडुप्लस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल से जाना था। असहयोग आंदोलन के खारिज होने का एक प्रमुख कारण था चौड़ा चौड़ी कांड। चौड़ा चौड़ी कांड जो चौड़ा चौड़ी थाने में स्थित पुलिसकर्मियों को बंधक बना के जला देने की घटना थी, उससे आहत होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसके साथ ही कई भारतीयों की उम्मीदें टूट गई थी। तो इसके कारण कई लोग खपा होकर कई क्रांतिकारी या अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिनमें एक प्रमुख पार्टी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? वर्ष मार्च 1923 में 1923 मार्च में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसका गठन हुआ था किनके द्वारा? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसके सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। संस्थापक चित्तरंजन दास। इसका उद्देश्य क्या था कि विधान परिषदों के जो चुनाव होने वाले थे, उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी ने भारत को स्वराज की प्राप्ति में सहयोग देना एवं ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने को अपना लक्ष्य बनाया था। किसके द्वारा? ताकि सत्ता में भागीदारी के द्वारा कि विधान परिषद के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य के निकट पहुंचेंगे। वर्ष 1923 के चुनाव में स्वराज दल के मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत बंगाल में मिला, यूपी, बम्बई में प्रधानता एवं केंद्रीय विधानमंडल में 145 में 48 स्थान प्राप्त हुए, जो कि स्टार्टिंग के लिहाज से बहुत अच्छा माना जा रहा था। गांधी और चित्तरंजन दास की भी समझौता कब हो गई? 1924 में, जिसके बाद इनकी पार्टी ज़्यादा दिन तक कार्यरत नहीं रह पाई। नेक्स्ट हम देखते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1999 में। इसका उद्देश्य क्या था कि 1999 जो 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का मूल्यांकन करना। इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि सब के सब ब्रिटिश सदस्य थे, और यही बात भारत के द्वारा इसके विरोध किए जाने का कारण बना। जैसा कि आपने जानते हैं कि बहुत जोर शोर से साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा, इसलिए क्योंकि इसके जो सदस्य मेंबर थे साइमन कमीशन में, उसमें सभी के सभी ब्रिटिश थे, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो नारा समीशन आपका जितना था, साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। घोषणा कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को, और सचिव इसके लॉर्ड बर्कनहेड थे। और साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए। तो इसमें आप देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, 1919 में क्या हुआ था? चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और उसी का मूल्यांकन करने के लिए कब? 1927 को घोषणा हुई थी साइमन कमीशन की, और साइमन आयोग आया था कब? 3 फरवरी 1928 को। और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे। और इसी में लाहौर में, कहाँ? लाहौर में इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, और वो इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए। लाला लाजपत राय ने इस समय एक और बात बोला था, यहाँ लिखा हुआ भी है। घायल अवस्था में उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठुकी एक एक कील के समान साबित होगी। किन्होंने कहा था? लाला लाजपत राय। और उनकी मृत्यु 7 नवंबर 1928 को हो जाती है, लाला लाजपत राय की। लाठीचार्ज दोषी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने कब कर दी? 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद हुई थी। उसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट इसके बाद ही आई थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था? वर्ष 1928, कब? वर्ष 1928 में ब्रिटिशों के द्वारा संविधान बनाने की चुनौती भारतीयों को दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 में भारतीय सचिव ने कांग्रेस नेताओं को यह चुनौती दे डाली थी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सकते हैं, तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही इस पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। यानी ब्रिटिश ने ये उनको चैलेंज दिया कि अगर सबकी सहमति से आपने संविधान का मसौदा तैयार कर लिया, तो हम आपके स्वराज के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी लेकर एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो भारत के संविधान से संबंधित मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आप जवाहरलाल नेहरू टिक मत मार दीजिएगा। ये किनके नाम से है? मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के युवा वर्ग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में डोमिनियन स्टेट्स के प्रावधान पर आपत्ति प्रकट की।
परंतु उन्हें यह कहकर डोमिनियन समझा दिया गया कि 31 दिसंबर 1929 तक सरकार हमारे डोमिनियन स्टेट्स की मांग को स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने सचमुच में इस अल्टीमेटम पर ध्यान नहीं दिया तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। ये कब हुआ था, आपको 31 दिसंबर 1931 को 12 बजे रात में पारित किया गया था। अध्यक्षता कौन किया था, JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में पहली बार, कांग्रेस अधिवेशन, और राष्ट्रीय तिरंगा लहराया। साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। मुस्लिम लीग की यह मांग थी कि केंद्रीय विधानसभा को 1/3 स्थान मुस्लिम के लिए आरक्षित हो और अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को मिले। कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पहला नियम ये रखा था ब्रिटिश ने कि ये सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए, और इसमें मुस्लिमों के लिए उन्होंने 1/3 सीधे आरक्षण मांग लिया, 1/3 स्थान, तो जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद क्या घटनाक्रम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में घटी। दांडी मार्च 1930 में हुआ, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था दांडी यात्रा प्रारंभ, और उसके बाद 5 अप्रैल को कब पहुंचे थे, 5 अप्रैल को ये लोग दांडी पहुंचे थे। तो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 अप्रैल 1930 को पूरा किए। तो ये 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल, तो मार्च में 31 का हो गया आपका 11, 30, 20 दिन, 25 दिन में लगभग यात्री 25 में 24 दिन समय लिया, 25वां दिन पहुंच गए। 25 दिन में ये दांडी पहुंचे और नेक्स्ट डे सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की, कैसे, नमक कानून को तोड़ के। तो दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम लोग देखते हैं कि यह 1930 से 1931 तक खिंचा था। 26 दिसंबर 1929 को हमने बताया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में, और 26 जनवरी 1950 में पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 31 जनवरी 5 दिन के बाद 11 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद जो बारदौली सत्याग्रह लगभग 1922 में हुई थी, उसको एक नजर हम देख लेते हैं। यह सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन रहा। गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% करके, कितना 30% करके विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, तो बारदौली सत्याग्रह किन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पत्रिका का प्रकाशन जो है इसके क्रम में पाटीदार युवक मंडल और पटेल बंधु हुआ था। इस सत्याग्रह के समय कालीपराज आदिवासी का नाम बदलकर गांधी जी ने रनिपराज कर दिया। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया जाता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बाद। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्थान लाहौर के रावी नदी के तट पे। लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया 31 दिसंबर 1931 को रात 12 बजे, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अपार जनसमूह के मध्य नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया गया था। कब, 26 जनवरी को। नेहरू ने कहा, ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है। प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 बता चुका हूँ। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया आगे चल के। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। यह कब हुई थी, 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया, परंतु जवाहरलाल नेहरू और बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की। लॉर्ड इरविन ने भारत सचिव के सहयोग से इंग्लैंड में 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया। इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा करके देश में शांति और सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश की। तेज बहादुर सप्रू और जबकर के प्रकाशों से गांधी व इरविन के बीच मध्य 17 फरवरी में दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। तो गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग कौन कौन सा है। इरविन एवं रेमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा गया।
जिसमें पहला, विनिमय दर में कमी 1 सीलिंग 4 पेंस के हो। भू राजस्व 1/2 किया जाए यानी आधा। मद निषेध लागू किया जाए यानी वाइन, अल्कोहल। नमकर समाप्त किया जाए यानी साल टैक्स। सैनिक व्यय में 50% की कटौती हो, उसके जगह पे किसी शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाए। अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए। विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात लगाया जाए। तटकर यानी कोस्ट विधेयक लाया जाए। सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए। गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। भारत को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्राप्त किया जाए भारतीयों को। गांधी जी की इस मांग पत्र पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः लगभग 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। इसी 11 सूत्री कार्यक्रम के बाद। तो अब चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिटेल में थोड़ा सा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और अधिवेशन में पारित किए गए पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव से घटनाओं का क्रम काफी तेज हो गया। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों पर सुगमता से विचार न करना सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बनी, तत्कालिक कारण। ऐसे इसके पीछे लगभग साइमन कमीशन की असफलता, दूसरा नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया था इन लोगों ने, और कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में, उसमें जब पूर्ण स्वराज की मांग थी, उनका भी काफ़ी इम्पैक्ट है। शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। कैसे? नमक कानून का उल्लंघन करके संविधान द्वारा नमक बनाया गया। सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों में उपाधियों का बहिष्कार किया जाना। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाके धरना दे। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते उन्हें जला दिया जाए। कर अदायगी, टैक्स पेइंग को रोका जाए। इस मांग को पूरा होने के कारण गांधी जी ने दांडी मार्च आंदोलन चलाया था। अब दांडी यात्रा क्या है? इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन के बाद लगभग 26 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आपको कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों ने सरकार का विरोध किया। नमक कानून के भंग होने के साथ ही सारे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। गांधी जी के दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, गांधी जी की मार्च को तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। यानी उनके जो दांडी मार्च है उनको कौन है? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा थी। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार जो थी झल्ला गई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की प्रचंडता का एहसास कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करना चाहा गिरफ्तारी के बाद, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तो समझौता के कारण जो है आगे चल के गोलमेज सम्मेलन हुए, उसको हम देखते हैं। नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्होंने इन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। तो सबसे पहले हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका कब हुआ था? 12 सितंबर 1930 को। कहाँ? लंदन में। उसमें ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड जिन्होंने अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जमींदार, मजदूर संघ, वाणिज्य संघ के प्रतिनिधियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मुल्ला मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, ये सब शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कारण इसका क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इनका उस समय जारी था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होने के बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। तो इन लोगों ने क्या किया? स्थान लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ किया, जिसकी अध्यक्षता एमजे मैकडोनाल्ड ने की। गांधी जी 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे, जो कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था द्वितीय में। विशेष इसमें क्या रीजन है? एनी बेसेंट के सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। किन्होंने? एनी बेसेंट ने। इसी के तहत गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा हुआ। इस सम्मेलन में राजनीतिकों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक
समस्या उभर कर सामने आई। मुस्लिम और सिखों के साथ अनुसूचित जाति के लोगों ने भी राजनीतिकों ने भाग लिया। महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों में बी आर अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की। गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श हुआ। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की भी बात हुई। अनेक प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने की बात की। सांप्रदायिक समस्या के समाधान पर सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें लगभग सब लोग अपना राजनीति भुनाने लगे, जैसा आजकल की राजनीति में होता है। फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति कैसे हुई। इंग्लैंड के प्रवास के बाद जब गांधी जी इस आंदोलन को सरकार ने बर्बरता से दबाना चाहा तो बंगाल एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन को बुरी तरह दबाया गया। भारत आते गांधी जी ने पुनः आंदोलन की बागडोर संभाली। सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। गांधी जी, सरदार पटेल समेत लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। दूसरी बार यह आंदोलन जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ। लोगों ने आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल ने गांधी जी को उनके इस कृत्य के लिए आलोचना करते हुए कहा कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्ष की मेहनत तथा कुर्बानियों पर पानी फेर दिया है। इसके कारण गांधी जी कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से अलग हो गए थे। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के बाद। तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर से हुआ। इसमें देखते हैं कि क्या बिंदु था। यह लगभग 17 नवंबर 1932 को हुआ। स्थान सेम लंदन, पीएम सेम रेमजे मैकडोनाल्ड। इसमें फिर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 24 दिसंबर 1932 को बिना किसी निर्णय के यह भी सम्मेलन समाप्त हो गया। भारत की ओर से बी आर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों सम्मेलन में भाग लिया। तीनों सम्मेलनों के दौरान ब्रिटेन का पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक निर्णय हुआ 1932 में। इसमें क्या था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इस निर्णय के प्रमुख प्रावधान थे: पहला, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य संख्या को दोगुना करने की योजना। मुस्लिम, सिखों एवं भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजनों के लिए भी हिंदुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। तो फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने यहाँ भी अपनाई और आज तक वही चला रहा है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से ही ब्रिटिशों ने हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करवाया। उसके बाद हम देखते हैं पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से जो जाना जाता है। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ, जो गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ। गांधी जी अम्बेडकर से बहुत दुखी थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान से ही। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी जेल में थे। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू किया। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी तेजी से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालचारी के प्रयासों से गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौता ये हुआ कि अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया, बदले में संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। हरिजन के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका है भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो कि आपके संविधान के तैयार करने की नींव यहीं से रखी गई। इसमें कितने 14 भाग थे, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इसे 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावना को इसके साथ जोड़ दिया गया। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी। यह ब्रिटिश संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था। तो 1935 के भारतीय शासन नियम में द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने के लिए आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई: संघीय सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। संघीय सूची क्या होता है? केंद्र का, प्रांतीय स्टेट का, और समवर्ती जिसमें दोनों का रहता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार कहा। यह एक कार तो मात्र ईसाई थे जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो इसमें जो है इनको क्या कहा कि एक कार है लेकिन इसमें ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। तो जब इंजन नहीं तो ब्रेक का क्या काम? तो आरक्षित सूची में क्या था? प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले और कबायली क्षेत्र। हस्तांतरित विषय जो था मुद्रा, डाकतार, रेलवे, रेडियो और वायरलेस। संघीय विधानमंडल के 2 सदन थे,
संघीय विधानसभा और संघीय सभा निम्न सदस्य है। ये सदस्यों में 375 माइनस 250, देसी रियासत कितने थे 125, संघीय सभा में कितने थे उस सदन में 260 माइनस 156, देसी रियासत यानी 104। अब 1937 के चुनाव कब हुए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आने के बाद। तो ये चुनाव जो है 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंधन का अधिकार मिला। फलस्वरूप 1937 में भारतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत मद्रास, एमपी, बरार, उड़ीसा, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिक सभा में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आई कांग्रेस। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार भी बनी। सिंध, नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत तथा असम में मिलाजुला मंत्रिमंडल बना। इसी बीच मुस्लिम लीग ने यह प्रचार करना आरंभ किया कि मुस्लिमों का हित कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। वायसराय लिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों को करने की मांग की तथा यह भी मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की। परिणामतः कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पे 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। क्यों? इनको लगा कि इससे कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था इन्होंने अपना, गांधी जी ने कब 17 अक्टूबर 1940 को। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जिन्होंने पवनार में शुरू किया था। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 दिसंबर 1940 को इसे स्थगित कर दिया। यह एक तरफ से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता। 1940 में उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावों को खोखला करना कि भारतीय जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? वर्ष 1942 में। यह दौर था विश्व कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वार का, 1939 से 45 तक जो चला था। इसी बीच क्रिप्स मिशन आया, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति जो थी वह कहाँ थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। क्रिप्स मिशन के खाली अंत भारत वापस जाने पे तो भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर सेकेंड विश्व युद्ध की परिस्थिति अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलेशिया, वर्मा पर कब्जा करके भारत की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी ओर युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, जो उनकी पत्रिका थी, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ के जाओ। विशेष इसमें क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनको कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में, याद रखिएगा। 10 फरवरी 1943 को 21 दिन को उपवास की घोषणा कर दी इन्होंने। नारा था करो या मरो, डू एंड डाई। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इनकी हुई थी नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो फ्रेंड, यह आपका जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है। आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख आंदोलन थे, हमने इनको आपको एक पॉइंट वाइज ब्रीफ के द्वारा समझाया। आप कृपया इसे रिवाइज करते रहें। आशा करता हूँ कि आने वाले एनटीपीसी, एसएससी या अन्य एग्जाम में आपको ये पॉइंट बहुत ही मददगार साबित होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक बटन ज़रूर दबा दें और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद।